हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाई क्लास, माय नेम है शुभम और आज हम लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 4। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे nth टर्म ऑफ एन गिवन एपी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। हर एक चीज यहां से स्टार्ट हो जाएगी आपके एपी की प्रॉपर्ली। अब आपको यहां से फॉर्मूला समझ में आने लगेंगे, क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आने लगेगी, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन समझ में आने लगेगा और उसके बाद आप मूव करोगे nth टर्म पे। तो फर्स्ट अब हमने पढ़ा था क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंट्रोडक्शन। उसमें हमने सीखा था कि क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं, उसकी कैसे बनाते हैं सीरीज, कैसे पता करते हैं कि इफ द गिवन सीरीज और इफ द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट, है ना। उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज एन nth टर्म ऑफ अ गिवन एपी। दैट मींस अगर मुझे कोई एपी गिवन है और कोई पर्टिकुलर टर्म पूछ रहा है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो टर्म क्या होगी, है ना। क्वेश्चन करूंगा, सब समझ में आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे जितनी भी एपीज हमारे पास में है उन सबका सम क्या होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे किसकी? nth टर्म की। तो ध्यान से देखो क्या होता है nth टर्म। nth टर्म दैट मींस, मैं बहुत सिंपल से सीक्वेंस से आपको समझाता हूं। देखो, मान लो अगर मैं बात करूं कि एक मेरे पास एपी है। अभी आप सीक्वेंस तो समझ गए, व्हाट इज एन सीक्वेंस। तो अगर मान लो मेरे पास एक सीक्वेंस है ऐसा बहुत सिंपल सा 1 2 3 और 4, 5 भी लेते हैं चलो, है ना। 1 2 3 4 5 आई हैव अ जर्नल नंबर्स, है ना। दिट्स 1 2 3 4 5 मेरे पास 5 नंबर है। अब इन 5 नंबर में मैं क्या करूंगा, अगर मुझे पता करना है कि ये एपी है या नहीं तो क्या मुझे हर कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस चेक करना पड़ता है। एंड इफ आई एम कंफर्म दैट इट इज एन एपी देन आई स्टार्ट अप्लाइंग द फॉर्मूलाज। सिंपल। अब ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5, इसकी नेक्स्ट वाली टर्म 6 7 8 करस्पॉन्डिंगली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द पैटर्न ऑलरेडी गिवन, है ना। सेम ऐसे अगर आप बात करोगे, जैसे मैं बोलता हूं 1, उसके बाद बोलता हूं 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, तो आप नेक्स्ट टर्म बता सकते हो क्या? 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, है ना। तो अब ऐसे तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने आपसे बोला इन्हीं दोनों में से किसी भी सीक्वेंस की आप 15th टर्म बताओ, 27th टर्म बताओ, तो यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आती कि आप इतना लंबा सीक्वेंस थोड़ी लिखोगे, है ना। तो यहां कोई भी टर्म आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी पैटर्न हमको गिवन है उस पैटर्न को हम आइडेंटिफाई करके एक फॉर्मूला बनाएंगे एंड यूजिंग दैट फॉर्मूला वी विल फाइंड आउट एनी टर्म गिवन इन द सीक्वेंस। ठीक है, कैसे करेंगे बच्चों? ध्यान से देखो, जब भी मुझे कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को जर्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है तो मैं क्या करता हूं, जो भी वैल्यूज गिवन होती है उसको कन्वर्ट करते हैं एपी में, है ना। तो एपी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एपी में कन्वर्ट करने के लिए लेट्स अज्यूम जो टर्म्स गिवन है वो 1 4 7 10 13 नहीं है, A1 A2 A3 A4 A5 है ना। तो अगर मैं ऐसा कर लेता हूं तो मैंने रिप्लेस कर दिया उनको जर्नल टर्म से, दैट्स A1 A2 A3 A4 एंड A5, है ना। तो मेरे पास ऐसे 5 टर्म्स आ गए हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं पता करना चाहता हूं कि अगर ये गिवन सीक्वेंस है तो इस गिवन सीक्वेंस का nth टर्म क्या होगी, है ना। तो मुझे पता है कि कोई भी कंसेक्यूटिव दो टर्म्स का अगर आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे दैट इज ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज कॉमन और सेम, है ना। क्यों? क्योंकि वी अज्यूम दैट इट इज एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब ध्यान से देखना, अगर ये सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वी विल गेट द सेम कॉमन डिफरेंस आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग second term from the third term and we'll get the same common difference. Any confusion so far class? We understood how we'll get the common difference by subtracting or by finding out the difference of consecutive terms. Clear? तो ये भी d होगा, ये भी d होगा। Clear? अब इसी पैटर्न को फॉलो करके क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट नेक्स्ट टर्म लाने के लिए, है ना, किसी भी गिवन सीक्वेंस में नेक्स्ट टर्म लाने के लिए मुझे प्रीवियस टर्म को कॉमन डिफरेंस में ऐड करना पड़ता है। दैट मींस अगर मैं यहां से A1 में D कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं आई विल गेट A2। सिमिलरली यहां पर भी अगर मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं D आई विल गेट A3 एंड सो ऑन, है ना। अब इसी पैटर्न को अगर मैं आइडेंटिफाई करूं तो मैं ये बोलूंगा दैट फर्स्ट टर्म A1 इज A आई हैव टेकन, लेट्स से, है ना, एंड द सेकंड टर्म A2 कैन बी टेकन एज A प्लस द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म along with the common difference gives us the second term। तो सेकंड टर्म क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। समझ गए हो? आगे चलें। अब एक पैटर्न बताऊंगा, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। देखो, तो अब अगर मैं ऐसे थर्ड टर्म आइडेंटिफाई करना चाहूं तो कैन वी से दैट द थर्ड टर्म वी कैन फाइंड आउट बाय एडिंग d टू द सेकंड टर्म। तो अब सेकंड टर्म क्या है बच्चों? इट्स 80। इसमें मैं क्या ऐड करूंगा? d ऐड करूंगा। आई विल गेट द थर्ड टर्म। नाउ वी नो दैट द सेकंड टर्म इज a plus d over here। We have already calculated। Let's place the value over here। So it's a plus d plus d makes it a plus 2d and that is a3 we have। कोई दिक्कत है बच्चों? समझ गए?
आगे चलो, ऐसे अगर मैं A4 कैलकुलेट करूंगा तो A4 कैलकुलेट करने के लिए मुझे A3 में डी ऐड करना पड़ेगा, सिंपल। तब देखना A3 में डी ऐड करना पड़ेगा, एंड देन A3 वे कैलकुलेटेड एज A प्लस 2D, राइट, A प्लस 2D। ये किसकी वैल्यूज आ गई बच्चों, ये आ गई है A3 की वैल्यूज, उसमें मैं डी ऐड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा A प्लस 2D प्लस D, कितना हो गया 3D। तो इट बिकम्स A प्लस 3D कब, जब मैं A4 फाइंड कर रहा हूं, समझ गए। अब ध्यान से देखना, क्या मैंने A1 निकाला था, A है ना, A2 कैलकुलेट किया तो A2 कितना आया A प्लस D, है ना, A3 कैलकुलेट किया तो A प्लस 2D, A4 कैलकुलेट किया तो A प्लस 3D। अब इस पैटर्न को ध्यान से देखो, क्या मुझे समझ में आ रहा है दैट वट एवर टर्म आई एम फाइंडिंग आउट, मुझे क्या करना है, लेट्स से आई एम फाइंडिंग आउट द सेकंड टर्म, आई नीड टू मल्टीप्लाई D विद द वन लेसर वैल्यू ऑफ द टर्म आई एम फाइंडिंग आउट। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन, ध्यान से सुनना। क्या मुझे सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए कौन सा टर्म फाइंड कर रहा हूं, सेकंड टर्म, दैट मींस A2, तो मुझे 2 को 1 से माइनस करना है, क्या करना है 2 को 1 से माइनस करना है, फिर से सुनो, 2 को 1 से माइनस करना है, कितना आएगा 1 को मल्टीप्लाई करना है D से, 1D उसमें ऐड करना है A। ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं 2 माइनस 1 उसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं D और उसमें ऐड कर रहा हूं A। कोई प्रॉब्लम है बच्चों, ध्यान से देखना, यहां पर भी, यहां थर्ड टर्म फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा 3 में माइनस करूंगा 1, उसको मल्टीप्लाई करूंगा D से, एंड देन आई विल ऐड A। ठीक है, ध्यान से देखो, 2 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई बाई D, 1 मल्टीप्लाई बाई D, A एज इट इज, ध्यान से देखो A एज इट इज, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2D आ गया, समझ गए। ऐसे ही 4 निकालने के लिए क्या मैं 4 माइनस 1 और उसको मल्टीप्लाई करूंगा D से, एंड आई ऐड A टू इट, चेक करो A एज इट इज, 4 माइनस 1 3 मल्टीप्लाई बाई D, A प्लस 4 माइनस 1 D, आंसर। अब अगर मैं इस पैटर्न को कंटिन्यू करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं, दैट मींस अगर मैं कोई nth टर्म फाइंड कर रहा हूं देन द प्रोसेस वुड बी द सेम। nth टर्म फाइंड करने के लिए अब मुझे नंबर नहीं पता तो मैं एग्जैक्ट नहीं प्लेस कर सकता, इसीलिए मैं पैटर्न फॉलो करूंगा। या 4 पता था 3 प्लेस कर दिया, है ना, 3 पता था 2 प्लेस कर दिया। जब मुझे n पता है तो पता ही नहीं है ना नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, तो व्हाट आई विल डू, आई विल फॉलो द पैटर्न। पैटर्न का मतलब है जो भी वैल्यू गिवन हो उसमें से 1 माइनस कर दो, तो मुझे गिवन है n, तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो n माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे d से और ऐड करेंगे a को, आई विल गेट द nth सम ऑफ द गिवन सीक्वेंस, दैट इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। एनी कंफ्यूजन क्लास, समझ गए कैसे आपका फॉर्मूला बनता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, जो भी आपको सीक्वेंस बोल रहा था वो क्या बोल रहा था सीक्वेंस, इट सेज दैट द nth टर्म ऑफ एन AP, द nth टर्म ऑफ एन AP is the first term A and the common difference D is given by an is equals to a plus n minus 1D. That's how the formula comes out. Clear? अब सुनते जाना, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। an is also called the journal term. अभी मैंने आपको बताया किसी भी फॉर्मूले को आप जर्नलाइज करोगे तो कैसे करोगे, है ना, किसी भी सीक्वेंस को या पैटर्न को अगर आप जर्नलाइज करते हो तो उसको कन्वर्ट करते हो किसमें, टर्म्स की फॉर्म में। तो अगर मैंने कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में एंड आई फिगर्ड आउट द फॉर्मूला, द nth टर्म बिकम द जर्नल फॉर्मूला एंड द nth टर्म बिकम द जर्नल टर्म एंड द फॉर्मूला बिकम द फॉर्मूला टू फाइंडिंग आउट द जर्नल टर्म। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट nth टर्म ऑफ अ गिवन सीक्वेंस। Clear? Now we have not identified that, we have not initially mentioned that what kind of term we are finding out. We have just mentioned that whatever term we are finding out, that's called nth term, as nth term, and that formula is a plus n minus 1d. Clear? आगे चले बच्चों, ध्यान से देखो। तो we understood what is the formula here. Now listen to it very carefully. What it says: if there are n terms in an AP, then an represents the last term in which sometime also denoted by l. क्या मतलब है सर इसका, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। मान लो मुझे पता है मैं nth टर्म की बात कर रहा हूं, है ना, तो अगर मान लो मेरे पास फाइनाइट एपी है, फाइनाइट एपी जानते हो ना, फाइनाइट एपी क्या होता है, फाइनाइट एपी जिसमें एपी कहीं जाके एंड हो जाती है। लेट्स से आई स्टार्टेड एट 2 4 6 8 10 12 एंड 14, है ना, तो मैंने एपी खत्म कर दी यहां पर 14 पे, 2 से स्टार्ट करी थी 14 पे खत्म कर दी है ना, तो इसकी फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ टर्म। अब इस एपी में कितने टर्म्स है, 7 टर्म्स है, तो जो लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म है उसको हम डिनोट कर देते हैं an से। जनरली जब हम nth टर्म की बात करते हैं ना तो हम बात कर रहे होते हैं लास्ट टर्म की, ठीक है। अगर उसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है तो nth टर्म कौन सी हो जाएगी, लास्ट टर्म। तो दैट मींस अगर मैं बात कर रहा हूं कि इसमें 7 नंबर ऑफ टर्म्स है तो a7 कौन सी हो जाएगी अपनी, a7 हो जाएगी लास्ट टर्म। समझ गए क्यों, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 7 है, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू 7 है, सो an क्या हो जाएगा, a7, एंड a7 इज द लास्ट टर्म। समझ में आया, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है बच्चों, 7, तो n इज इक्वल्स टू कितनी है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 7,
ठीक है। अब अगर मैं ए एन की बात कर रहा हूं तो एन की प्लेस पे क्या रखूंगा 7, तो A7 बिकम्स द लास्ट टर्म हियर, है ना। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि जब हम nth टर्म की बात कर रहे हैं तो लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इस लास्ट टर्म को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट स्मॉल एल। तो स्मॉल एल बोले या एन बोले, इन जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट टर्म। आई सेड इन जनरली, अदरवाइज आपको मेंशन करके देगा, अगर लास्ट टर्म की बात नहीं कर रहा होगा तो आपको बताएगा कि कौन से टर्म की बात करना है, विल टेक दैट पर्टिकुलर वन। ऐसा नहीं है क्वेश्चन बोल रहा है उसके बाद भी लास्ट टर्म ही ले रहे हैं। अगर क्वेश्चन बोल रहा है तो जो टर्म बोल रहा है वही लेनी है, अगर नहीं बोल रहा है तो लास्ट टर्म लेनी है, ठीक है। आगे चलें, चलो वी अंडरस्टूड व्हाट इज द nth टर्म हियर, कैसे फॉर्मूला डिराइव होता है, सब कुछ समझ में आ गया। अब आगे देखते रहो। इट सेज द nth टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट से अगर मैं nth टर्म फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, होता क्या है nth टर्म फ्रॉम द एंड। ध्यान से देखो, मान लो आपके पास सीक्वेंस है यही 2 4 वाले लेते हैं, 2 4 6 8 10, है ना। ऐसे सोन करता हुआ, मुझे पता है इवन नंबर है तो कोई भी इवन नंबर ले लूंगा, इसका सीक्वेंस आ जाएगा। मतलब इस सीक्वेंस में जितने भी इवन नंबर है सारे आ रहे हैं ना, तो मैं कोई भी इवन नंबर आगे बड़ा भी नंबर लूंगा तो वो भी इसी सीक्वेंस का पार्ट होगा। मान लो मैंने ले लिया 128, तो मुझे पता है ये 128 अगर मैं इसमें 2 ऐड करता जाऊंगा तो कभी ना कभी तो आ जाएगा, है ना, समझ गए। अब आपको बोल रहा है इफ दिस इज द लास्ट टर्म, लास्ट से यानी 128 से अगर मैं 10th टर्म फाइंड आउट करना चाहूं तो वो कौन सी होगी। जैसे यहां से तो 10 तक मुझे समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आगे 10 टर्म, लास्ट से 10 टर्म मतलब 128 से आपकी बात 2 माइनस करते जाना है आपको, समझ में आ रहा है। तो 128 से ये 128 हो जाएगी फर्स्ट टर्म, उसके 126 नेक्स्ट टर्म हो जाएगी सेकंड टर्म, फिर 124, फिर 122, ऐसे में लास्ट से 1, लास्ट से सेकंड, लास्ट से थर्ड, लास्ट से फोर्थ, लास्ट से 5, ऐसे आप लास्ट से टर्म अगर फाइंड आउट करते हो तो उसको बोलते हैं nth टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब सुनना, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है an इज टू l माइनस n माइनस 1। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, एग्जैक्ट जो फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा है उसी से डिराइव होता है, बहुत सिंपल है, देखना कैसे समझाओ। मान लो अगर आप इन जनरल एपी की बात करते हो तो कैसे फाइंड आउट करते थे, आप लिखते थे a1 a2 a3, है ना, ऐसे सो ऑन चलते जा रहे हो और nth टर्म बनाते हैं, है ना। एंड द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, है ना, ये आपका फॉर्मूला बन जाता था। बट सोचो अगर इसी एपी के अंदर टर्म्स, आपकी जो टर्म्स आ रही हैं वो तब आ रही हैं जब आप d सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दैट मींस द d इज नेगेटिव। तो अब अगर d नेगेटिव है तो आप d की जगह माइनस d प्लेस करोगे। मान लो d की वैल्यू अगर 2 है तो आपने यहाँ पे 2 प्लेस कर दिया, लेकिन अगर -2 है तो -2 प्लेस करोगे, है ना, वही तो रखेंगे जो d आ रहा है। तो अब मान लो अगर अपने पास ऐसा है और d नेगेटिव आ रहा है तो क्या आप ऐसा करोगे, दैट द लास्ट टर्म दैट इज an कैन बी रिटन एज a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस d, ऐसा ही करोगे ना। अब देखना, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होके इसको नेगेटिव बना देगा, तो विल हैव माइनस n माइनस 1 d एंड दिस इज a हियर एंड दिस इज an। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, समझ गए। यही तो है लास्ट टर्म से फॉर्मूला। सोचो अगर आप यहां पर फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म कैसे बना रहे हो, डी ऐड करके, दैट मींस फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में आप क्या कर रहे हो, आप डी को ऐड कर रहे हो, सेकंड से थर्ड टर्म में भी आप डी को ऐड कर रहे हो, है ना। तो और थर्ड टर्म से कंसेक्यूटिव टर्म में भी डी ऐड करते जा रहे हो। तो अगर मैं इसको रिवर्स करूं, दैट मींस अगर मैं फोर्थ से थर्ड टर्म की तरफ चलूं तो क्या मुझे डी माइनस करना पड़ेगा। इट इज सिमिलर टू, एक एग्जांपल अगर मैं लूं तो मैं बोल सकता हूं अगर ये 2 4 6 8 और 10 मैंने वैल्यूज ले ली, तो अगर मैं 2 से 4 की तरफ मूव कर रहा हूं तो क्या मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा, सिमिलरली 4 से 2 ऐड करना पड़ेगा, सिमिलरली इधर 2 ऐड करना पड़ेगा, एंड एवरी टाइम आई एम एडिंग 2 टू गेट द नेक्स्ट वैल्यू। बट अगर मैं 10 से मूव कर रहा हूं 8 की तरफ रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब मैं 10 पे था, अगर मुझे नेक्स्ट टर्म चाहिए इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या मुझे 2 माइनस करना पड़ेगा। 10 में से 2 माइनस के 8 आ गया, फिर 8 में 2 माइनस किया तो विल गेट 6, फिर सिमिलरली 2, फिर 2। तो अब अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, अगर मैं यहां से इधर की तरफ मूव कर रहा हूं तो 2 माइनस करना पड़ेगा, अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा, इधर 2 नेगेटिव करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ गए, समझ गए, कोई दिक्कत है। अब सुनना, यही सिचुएशन है जब आप लास्ट से कोई टर्म फाइंड करते हो। मान लो आपके पास में यहाँ पे वही 128 जो टर्म थी, अगर आप उससे प्रीवियस टर्म फाइंड करने की कोशिश करोगे तो आपको 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो टर्म 2 ऐड करने के बाद आई है। तो दैट मींस अगर इससे पहले वाली टर्म 126 थी और आपने उसमें 2 ऐड किया, यू गॉट 128। दैट मीन्स अगर आपको प्रीवियस टर्म चाहिए तो आपको 2 माइनस करना पड़ेगा, सिंपल। तो अब अगर मैं यहां से एपी चला रहा हूं तो क्या मुझे हर बार डी नेगेटिव करना पड़ेगा, यानी
यानी डी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जो भी आपका डी था वो बस साइन चेंज कर लेगा और साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव का साइन। तो अब ध्यान से सुनना, मैं लिखता हूं लास्ट टर्म यहां से। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एपी को रिवर्स से तो कर रहा हूं। मैं मान लिया कि फर्स्ट टर्म मेरी 128 है, सेकंड टर्म 126 है, थर्ड टर्म 124 है। अब मुझे यहां से 10th टर्म फाइंड आउट करनी है ना। तो इट सीम्स लाइक मैंने जो भी एपी थी उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो आई हैव रिटन 128, 126, 124 एंड सो ऑन, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी 128 है ना, और सेकंड टर्म क्या हो जाएगी बच्चों, सेकंड टर्म हो जाएगी 126 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं लास्ट से आइडेंटिफाई कर रहा हूं, तो मैं इसको लास्ट से फर्स्ट टर्म लिखूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा L1, समझ गए। इसलिए वहां फॉर्मूले में LN लिखा हुआ था, यही रीजन है। तो मैं लास्ट से फर्स्ट टर्म लिखूंगा तो मैंने क्या लिखा 128, इधर से लास्ट से सेकंड टर्म बनाऊंगा तो इट विल बी 126 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहता हूं यहां पर, तो यहां कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली -2 होगा, है ना, डिक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली -2 है कॉमन डिफरेंस। मैंने वैल्यूज निकाल ली हैं। अब यहां से मुझे nth टर्म फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या होना चाहिए, फॉर्मूला तो वही अपना, an की जगह l आ जाएगा, तो ln इज इक्वल्स टू l प्लस n -1। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं, चलो वी डोंट हैव स्पेस हियर, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देते हैं। तो मेरे पास में जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ln, क्योंकि मैं यहां जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं इसको L1 L2 बोल रहा हूं ना, तो यहां से जो nth टर्म आएगी वो ln आएगी। चलो, तो ln इज इक्वल्स टू जो फर्स्ट टर्म है अपनी, फर्स्ट टर्म क्या है L1, जिसको हम L ले लेंगे, L प्लस n -1, और आपकी बात जो डी आपका आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, तो उस नेगेटिव डी की वजह से जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना, L माइनस n -1 d एंड दैट इज ln वी हैव। और यहां से हमारा जो फॉर्मूला है वो लास्ट टर्म का इस तरह से बन जाता है। समझ गए बच्चों। तो जब भी आपके पास में लास्ट टर्म फ्रॉम या nth टर्म फ्रॉम द लास्ट अगर आएगा तो you'll use this particular formula where L represent the last term and the term we are finding out and D is the common difference। क्लियर बच्चों। अब ध्यान से सुनना, जो बच्चे गलती करते हैं इसमें, यहां भी साइन नेगेटिव ले लेंगे और D भी नेगेटिव ले लेंगे, ये काम नहीं करना है आपको, ध्यान से सुन लो। इसीलिए मैंने रिप्रेजेंट करके बताया एक एक चीज, कि यहां पर मैंने पॉजिटिव लिया, D को नेगेटिव लिया, इसीलिए साइन चेंज किया है। समझ गए। ऐसा मत कर देना कि आपने फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे लास्ट टर्म 128 लिखी है, या माइनस भी लिख दिया, या n-1 भी लिख दिया, और यहाँ पर -2 भी लिख दिया। समझ गए। उससे तो डी माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ना। मेरे को पॉजिटिव थोड़ी लाना है, मेरे को तो सब्ट्रैक्ट करना है। लॉजिकली सोचो, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे साइन नेगेटिव होना चाहिए एनी विच वेज, है ना। तो इधर इट शुड बी पॉजिटिव, और अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे साइन नेगेटिव आएगा। मतलब दोनों जगह सेम साइन नहीं होना चाहिए, दोनों जगह साइन ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, ध्यान रखना। क्लियर। तो जैसा आपको डी गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग आप साइन चेंज करोगे। समझ गए बच्चों। आगे चलें, आप क्वेश्चन करते जाएंगे, क्लैरिटी आती जाएगी, है ना। कॉन्सेप्ट जब आप समझ जाते हो ना तो उसके बाद क्वेश्चन अप्लाई करना आना चाहिए आपको। क्लियर, समझ में आ गया। आगे चलें, चलो अब देखो। नाउ वी अंडरस्टूड व्हाट इज nth टर्म, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ln, है ना। अब सुनना ध्यान से, व्हाट सेज if there is an AP where n terms having a as the first term, a as the first term and d as the last term, the common difference, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, the common difference then mth term from the end is n minus m plus 1 term। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, बट डोंट वरी, एक मिनट में समझा दूंगा, बहुत सिंपल सा है। मान लो मैंने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आप अगर सोच रहे हो कि सर हर बार इतना सिंपल नंबर क्यों ले रहे हैं, ध्यान से सुनो। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं करा रहा। जब मैं क्वेश्चन कराने पे आऊंगा तो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। इट इज नॉट देयर इन द एनसीईआरटी, आई नो इट, बट स्टिल आई हैव टू मेनी क्वेश्चन विच आर वेरी गुड। मैं लेके आऊंगा वो क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो यहाँ मैं कैलकुलेशन में नहीं फंसाना चाहता आपको, इसीलिए मैं वैल्यूज बहुत सिंपल लेता हूँ, जिससे आप वैल्यू से सिमिलर हो, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। आप ऐसा नहीं, मैं इधर मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उधर कैलकुलेशन कर रहे हो। ठीक है, कैलकुलेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, दिमाग भी वेस्ट नहीं करना है। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अगर ये समझ में आ गया क्या बोल रहा है, फिर तो कितना ही टफ क्वेश्चन आज आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सुनना ध्यान से। तो इट सेज दैट कि अगर मान लो मैं, जैसा लैंग्वेज बोल रही थी ना, एक एक चीज डिकोड करते हैं। तो इफ देयर इज एन ए, और मैंने ले लिया टर्म्स, है ना, तो आपको बोल रहा है द टर्म mth टर्म फ्रॉम द एंड, mth टर्म फ्रॉम द एंड इज n माइनस m प्लस 1 टर्म फ्रॉम द फर्स्ट या फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना। तो अगर मैं mth टर्म फ्रॉम द लास्ट बोल रहा हूँ, mth टर्म फ्रॉम द लास्ट बोल रहा हूँ, तो वो स्टार्टिंग से अगर काउंट करूंगा तो n माइनस m प्लस 1 टर्म होगी।
है ना। ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे का लॉजिक समझो आप। मान लो मैं बोल रहा हूं कि मैंने लास्ट से फिफ्थ टर्म लिए, है ना, तो लास्ट से फर्स्ट टर्म तो ये हो गई अपनी, ये हो गई लास्ट से फर्स्ट टर्म, है ना। लास्ट से कौन सी हो गई, ये वाली फर्स्ट टर्म हो गई। तो अब लास्ट से फर्स्ट टर्म तो मेरे को क्लियर हो गई, है ना। अब मैं बोलता हूं कि अगर लास्ट से फर्स्ट टर्म ये है तो सेकंड टर्म कौन सी होगी बच्चों, सेकंड टर्म उसके जस्ट नेक्स्ट वाली टर्म होगी, है ना। तो चलो प्लेस करते हैं, ये अपनी फर्स्ट टर्म आ गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो क्या ये आपकी लास्ट से, ध्यान से सुनना, क्या आपकी ये लास्ट से फिफ्थ टर्म है, समझ गए हो। अब सुनना जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, अगर ये लास्ट से फर्स्ट टर्म है, फिफ्थ टर्म है, तो फर्स्ट से कौन सी टर्म है, फर्स्ट से तो ये सिक्स्थ टर्म है, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, इट इज सिमिलर टू कि अगर मान लो मैंने लास्ट से L5 निकाला तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, ठीक है। अब मैं फर्स्ट से कौन सी टर्म फाइंड करता हूं, तो मुझे फर्स्ट से फाइंड करना है n माइनस m प्लस 1, और ये दोनों टर्म आपस में इक्वेट करनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखना, n क्या लिया मैंने, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है 10, माइनस लास्ट से कौन सी टर्म फाइंड कर रहा हूं मैं, दैट इज द mth टर्म। लास्ट से मैं कौन सी टर्म फाइंड कर रहा हूं, दैट इज m। लास्ट से मैं फाइंड कर रहा हूं फिफ्थ टर्म, उसमें मैं प्लस 1 ऐड कर दूंगा, तो 10 माइनस 5, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 टर्म। दैट मीन्स जो लास्ट से फिफ्थ टर्म होगी वो फर्स्ट से सिक्स टर्म होगी, समझ गए। जो लास्ट से फिफ्थ टर्म होगी वो फर्स्ट से कौन सी होगी, सिक्स टर्म। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, नाम से ही समझ में आ रहा है सिक्स टर्म है ना। तो अब ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, आपको इसी तरह से दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मान लो मेरे पास में यहाँ पे 12 टर्म्स होती हैं, 1 से लेके टोटल 12 टर्म होती हैं। अगर मैं बोलता लास्ट से सिक्स टर्म, 12 से सिक्स टर्म, है ना, तो 12 से सिक्स टर्म मतलब L6 हो गई, क्लियर। तो अब मैं पता करना चाहता हूँ कि ये फर्स्ट से कौन सी टर्म होगी, है ना। तो बच्चे कई बार ऐसा करते हैं, लास्ट से सिक्स टर्म है तो फर्स्ट से सेवंथ टर्म निकाल लेते हैं, एट्थ टर्म निकाल लेते हैं, तो भी आंसर आ जाएगा। ये नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट कर लेते हैं, है ना। बच्चे बहुत बार ऐसी गलती करते हैं कि लास्ट से फिफ्थ टर्म है, टोटल कितनी टर्म है 20, तो 20 माइनस 5 करा, 15th टर्म निकाल लो, आंसर आ गया। नहीं, गलत आएगा आंसर, यही दिमाग लगाना है आपको, गलत आएगा आंसर, सुन लेना ध्यान से। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसमें +1 करना है ना। तो जो भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें +1, उसके नेक्स्ट वाली टर्म आएगी, ठीक है। तो अब आपने 15 टर्म निकाला, 15 टर्म इज नॉट आंसर, 15 + 1 16 टर्म इज द आंसर, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो अब मान लो मैंने ये बोला है कि लास्ट से कौन सी टर्म निकाल रहे हो, सिक्स टर्म अगर हम निकाल रहे हो, तो लास्ट से सिक्स टर्म यानी स्टार्टिंग से कौन सी टर्म हो जाएगी, सेवंथ टर्म, ठीक है। लास्ट से सिक्स टर्म निकाली, 12 मैंने 6 किया, +1 कर दिया, समझ गए। टोटल टर्म कितनी है 12, 12 में से 6 किया, कितनी टर्म्स बची 6, +1 कर दो, सेवंथ टर्म होगी स्टार्टिंग से, समझ गए। दैट्स हाउ वी डू इट। तो जो भी आप सब्ट्रैक्शन दिमाग लगा रहे हो उसमें +1 कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई द फॉर्मूला व्हिच वी हैव इज n - m + 1, क्लियर। तो अगर मान लो मेरे पास में टोटल 20 टर्म्स है और आपसे पूछ रहा है लास्ट से सेवंथ टर्म, तो 20 - 7 कितना हुआ 13, 13 + 1 कर दो, आंसर आ गया 14। तो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी, 14th टर्म होगी, क्लियर, समझ गए हो। कोई दिक्कत है बच्चों, आगे चलें, चलो ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2 7 12। ये आपको AP के बना, इसकी 10th टर्म फाइंड करनी है। फॉर्मूला आपको समझ में आ चुका है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज अप्लाई करेंगे। तो व्हाट वी हैव, मैं सॉल्यूशन कैसे लिखूंगा, सीक्वेंस मेरे पास में है। नाउ A1 इज द फर्स्ट टर्म, कितनी है बच्चों 2, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉमन डिफरेंस D इज A2 माइनस A1। अब आपको गिवन है AP, तो आपको वेरीफाई नहीं करना, आप डायरेक्ट वैल्यू प्लेस करके आंसर निकालोगे। तो देखना 7 - 2, इट इज 7 - 2, आंसर कितना आ गया 5। तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों 5। अब चलते हैं पर आगे, AN निकालना है ना मुझे, AN मुझे फाइंड करना है। N की वैल्यूज कितनी है बच्चों, 10th टर्म फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे A10 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो मुझे 10th टर्म फाइंड करनी है, आई प्लेस A10 देयर। तो मैंने लिखा A10 मुझे फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो अपने पास A1 आ गया, D आ गया, A10 आपको फाइंड करना है। सिंपल फॉर्मूला क्या होता है अपना, फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A + n - 1 D, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला होता है। AN में n की जगह क्या रखना है, अपना को 10 रखना है, ठीक है। लेट्स प्लेस इट देयर। सो विल प्लेस A10 विच मेक्स A + 10 - 1 D, ठीक है। तो इट्स A10 हियर, देन A इज द फर्स्ट टर्म, 2 + 10 - 1 9, D कितना है बच्चों, D कितना है, D है 5, विल प्लेस 5 हियर। तो 9 × 5 45, 45 + 2, आंसर आ गया A10। A10 की वैल्यू होगी 45 + 2 47, तो A10 इज योर 47। समझ गए, फिर से देख लो क्या करना था। ये फॉर्मूला था आपका AN, A + n - 1 D। आपको n की जगह क्या रखना था 10, क्योंकि A 10th टर्म आपको फाइंड करनी है, समझ गए। तो यहाँ पे 10 रखेंगे तो यहाँ भी 10 आ जाएगा। A और D की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, आपने एज इट इज प्लेस कर दी है।
आपने फिगर आउट भी कर लिया डी, और ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही था। तो आपने क्या किया बच्चों, ए की जगह रखा 2, डी की जगह रखा 5 और 10 - 1 9 हो गया। 9 5 जा 45 + 2, 45 + 2 47, 8 10 कितना आ गया 47, दैट्स इट। समझ गए? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ एन एपी। अब आपसे ध्यान से सुनना, आपको ये नहीं बोल रहा है कि टर्म फाइंड करके बताओ, आपको टर्म ऑलरेडी दे दी है, आपको बोल रहा हूं ये बताओ कौन सी टर्म है इस एपी की, है ना। तो ऑब्वियसली सीक्वेंस में लाई करेगी, तो आपको ये पता करना है कौन सी टर्म है। तो अब मेरी बात सुन लेना ध्यान से, मेरे पास में ए एन है, ए है, एन है और डी है, ये 4 चीज है इस फॉर्मूले के अंदर। इन 4 में से कोई एक वैल्यू आपसे पूछ लेगा, बाकी 3 आपको दे देगा। हमेशा वेरीफाई करना, कोई 3 वैल्यूज देगा और एक वैल्यू आपसे पूछेगा। लास्ट वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आपके पास ए था, आपके पास डी था, आपके पास एन था। एन था ना आपका 10th टर्म, है ना। तो 3 चीजें आपके पास में थी और आपसे पूछ कर रहा था ए एन, 4th चीज आपसे पूछ रहा था। ठीक है, सो दैट्स ऑल। जितनी भी वैल्यूज आपके पास में होगी, है ना, उनमें से कोई भी 3 टर्म्स आपको दे देगा या 3 वैल्यूज आपको दे देगा, 4th वैल्यू आपसे फाइंड आउट करवाएगा। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द एपी 21, 18 एंड 15 द एपी इज, इन दिस क्वेश्चन the AP is an a plus n - 1 d। ये अपन को फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। इस फॉर्मूले में कौन सी एपी में अप्लाई करना है, एपी अपने पास में है 21, 18, 15 एंड सो ऑन। इससे मुझे समझ में आ गया। अच्छा, -81 टर्म आपको फाइंड करनी है, इससे मुझे समझ में आ गया एपी डिक्रीज हो रही है तो टर्म नेगेटिव में आ सकती है, आ रही है ना। -81 आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि क्या इसकी एपी है या नहीं है। बहुत सिंपल, कैसे करोगे ध्यान से देखना। मुझे समझ में आ गया कि इस सीक्वेंस के अंदर ए मेरे पास में है, बिल्कुल ए इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों 21। उसके बाद मुझे डी निकालना था, डी के लिए क्या करूंगा मैं, a2 - a1, तो मैं प्लेस कर देता हूं a2 - a1, दैट्स a1। ठीक है, तो a2 कितना है बच्चों 18, a1 कितना है 21, दैट्स 18 - 21। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ गया -3, दिस इज आ डी। ठीक है, समझ गए? तो ए आ गया मेरे पास, डी आ गया। अब मुझे एन तो फाइंड ही करना है, और ए एन गिवन है। हाँ, ए एन कितना गिवन है 81, तो ये 4 वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको ए एन गिवन है। आपकी बात, ए एन कितना गिवन है बच्चों नेगेटिव का 81। यू नीड टू फाइंड आउट एन हियर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। ध्यान से देखो, अब हमको चेक करना है कि -81 इसकी कौन सी टर्म्स है, कौन सी टर्म है, ध्यान से देखना। तो कैसे चेक करेंगे, वी फिगर्ड आउट दैट ए एन इज इक्वल टू a + n - 1 d, है ना। कौन सा -81, तो ए एन की प्लेस पे क्या रखोगे -81। फर्स्ट टर्म क्या थी अपनी 21 + n - 1 d, d कितना है बच्चों -3, है ना। तो अब क्या करोगे आपको n फाइंड करना है, n के अलावा सब कुछ ट्रांसफर कर दो, सिंपल। तो 21 इधर शिफ्ट हो जाएगा, -81 इज इक्वल टू नहीं आएगा, यहां पर आएगा माइनस का 21 इज n - 1 मल्टीप्लाई बाय -3, सिंपल। अब -3 को डिवाइड कर दो, तो विल हैव -81 - 21 अपॉन -3 इज इक्वल टू n - 1। क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं, दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान से देखो, रिड्यूस करोगे, इसको रिड्यूस करोगे तो माइनस का 27 प्लस का 27 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव गया। इसको रिड्यूस करोगे तो 7, 37, 27 और 7 34 इज इक्वल टू n - 1। समझ गए कितना सिंपल था। इज इक्वल टू लिखा हमने n - 1 और इस 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो आपके पास आ गया 35 इज इक्वल टू n। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? n के लिए कितने आ गए 35। अब क्या आपसे पूछा था कि 35 या n की वैल्यूज बता दो कितनी है? नहीं, तो आपसे क्या पूछा था कि आप ये फाइंड करके बताओ कि कौन सी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो आप यहां लिखोगे हेंस 80 - 81 is 35th टर्म। ठीक है, दैट्स हाउ वी फिगर इट आउट। समझ गए? आगे चले, कोई दिक्कत है? अब आपसे ये भी पूछ रहा है, वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि क्या जीरो इसकी कोई टर्म है, तो क्या रखोगे, ए एन की प्लेस पे 0 रख दोगे, दैट्स इट। फॉर्मूला सेम है, ए एन इज इक्वल टू a + n - 1 d, दैट्स इट। तो आप क्या करोगे, ए एन की प्लेस पे 0, देन 21 n - 1 मल्टीप्लाई बाय डी, डी कितना है बच्चों सेम, है ना। तो अब इसको ट्रांसफर कर दो इधर, -21 इज इक्वल टू n - 1 मल्टीप्लाई बाय -3, डिवाइड कर देंगे तो -21 अपॉन -3 गिव्स अस n - 1, डिवाइड करेंगे तो आंसर 7, 7 इज इक्वल टू n - 1। अब 1 को ट्रांसफर कर दो, तो 7 + 1 इज इक्वल टू 7 + 1 इज इक्वल टू n, एंड n की प्लेस पे मैं 8 रख दूंगा, तो यहाँ पे आया n 8, ये आ गया n। तो n के वाले कितने आ गए 8। समझ गए बच्चों? अब ध्यान से देखो, तो इससे मेरे को ये पता चल गया दैट 0 is its 8th term, 8th, I read 8th that way, है ना।
एट टर्म ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, एट टर्म ऑफ द गिवन एपी। समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत है? ऐसे मैंने ए 8 भी निकाल लिया, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमने ये पता कर लिया कि जीरोस की कौन सी टर्म है, और ये भी पता कर लिया लास्ट वाले में कि n 35th टर्म पे इसकी कौन सी वैल्यूज आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत है? आगे चलें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इन द फिफ्थ थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवंथ टर्म इज 9। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैसे करना है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं बच्चों। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5, थर्ड टर्म मतलब A3 कितना है 5, और सेवंथ टर्म इट मींस A7 इज 9। टर्म्स को ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं हम, थर्ड टर्म होगा तो A3 बोलेंगे, है ना, और सेवंथ टर्म होगा तो A7 बोलेंगे। थर्ड टर्म की वैल्यू आपको 5 गिवन है, सेवंथ टर्म की वैल्यू 9 गिवन है। बस ये दोनों वैल्यूज यूज करके आप फाइनल आंसर निकालोगे। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। थर्ड टर्म को क्या मैं लिख सकता हूं, A प्लस 2D। याद करो, थर्ड टर्म निकालना है तो D को 1 माइनस यानी 3 से 1 माइनस यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है, A एज इट इज 7। 7 निकालने के लिए A प्लस 6D। इसके लिए कितने आ गए बच्चों, A प्लस 6D की वैल्यू, A प्लस 6D की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, A प्लस 6D की वैल्यू 9 है ना। तो वी गॉट A प्लस 2D एज 5 एंड दिस वैल्यू इज 9। ठीक है, दोनों वैल्यूज आ चुकी है। अब लीनियर इक्वेशंस ऑफ एलिमिनेशन मेथड याद है, तो बस आप क्या करो, राइट दैट इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई है। बस अब आप क्या करो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो A प्लस 6D दैट 6D माइनस A माइनस 2D इज इक्वल टू 9 माइनस 5। ऐसे करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस वाली वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो A प्लस 6D मैंने फर्स्ट रखा, A प्लस 2D बाद में रखा, माइनस लगाया तो दोनों का साइन चेंज हो गया, फिर इधर से 9 एज इट इज 5 एज इट इज। ठीक है, चलो A से A उड़ गया, 6 माइनस 2 4D इज इक्वल टू 4 एंड देन D इज इक्वल टू 1। तो D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, D की वैल्यू आ गई है 1। ठीक है, अब ये D की वैल्यू सब ध्यान रख दो कि गेट द वैल्यू ऑफ A। चलो सॉल्व करते हैं। तो A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 5। नाउ वील हैव A प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय D के लिए कितनी है बच्चों 1। I'll place it 1 over here and then 5. तो A plus 2 multiplied by 1 is 2 is equals to 5. I'll transfer it there. तो A is equals to 3. तो A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3, और D की वैल्यू कितनी आ गई है 1। तो A और D दोनों कैलकुलेट कर लिया हमने, समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, डिटरमाइन द AP। AP पूछ रहा था, मेरे पास A भी आ गया D भी आ गया, है ना। तो अब AP कैसे बनाएंगे, 3 और D कितना है 1, तो मुझे हर बार क्या ऐड करते जाना है, 1 ऐड करते जाना है। तो 3 4 5 6, तो आप लग सकते होगे हेंस द गिवन AP इज मेंशन्ड अबव। ठीक है, तो जो गिवन AP थी वो लिख दिया हमने 3 4 5 7 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ गए। वेरीफाई कर ले क्वेश्चन क्या बोल रहा था, थर्ड टर्म क्या होनी चाहिए, थर्ड टर्म होनी चाहिए 5। चेक करें, थर्ड टर्म अपनी कितनी है 1 2 3, थर्ड टर्म 5, और उसके बाद कौन सी टर्म नेक्स्ट सेवंथ टर्म 9 होनी चाहिए, है ना। तो देखते रहना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, यहां तक आनी है 6 7 8 9, सेवन टर्म 9 आ गई, दैट्स इट। तो आप तो समझ में ये तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं ना, वन वन तो ऐड करना है। तो जितनी बार भी हम देख रहे हैं तो फर्स्ट टर्म अपनी देखो, फर्स्ट टर्म कितनी है 3 है, तो फिफ्थ टर्म थर्ड टर्म हो जाएगी 5, सेवन टर्म हो जाएगी 9 प्लस 2 ही तो कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म के लिए 3, सेकंड टर्म के लिए 4, थर्ड टर्म के लिए 5, तो सेवन टर्म के लिए 9, सिंपल, समझ गए। चलो आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर 5 11 17 23, है ना। ये लिस्ट ऑफ द नंबर है, मतलब AP है। आपको पता करना है कि 301 इज अ टर्म ऑफ द नंबर, 301 इनका कोई नंबर है भी या नहीं, मतलब इसके टर्म है अवेलेबल भी है या नहीं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे बच्चों, चलो देखो सॉल्यूशन। इट सेज दैट इफ यू हैव 5 11 17 23 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मेरे पास में सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस का 301 कोई नंबर है या नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं लिखूंगा A कितना है बच्चों 5, D फाइंड करने के लिए I'll write A2 minus A1 that's 11 minus 5, 11 minus 5 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6। ठीक है, तो मैंने A फाइंड कर लिया कितना 5 और D फाइंड कर लिया कितना 6, ये दो वैल्यूज फाइंड कर लिए। अब आपसे पूछ रहे हैं 301 शुड बी द टर्म और नॉट, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी अज्यूम दैट द nth term of the sequence is 301. If this is the nth term, that means
वट एवर द वैल्यू वी आर कमिंग आउट फ्रॉम n दैट शुड बी इंटीजर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म ऐसे तो नहीं सकते 5.5 टर्म, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो भी नंबर ऑफ टर्म्स आएगी वो कैसी होगी, वो होगी इंटीजर। तो अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कैसी आ रही है, इंटीजर आ रही है, दैट मींस यू आर गुड टू गो। ठीक है, चलो तो कैसे वेरीफाई करेंगे बच्चों, विल राइट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए एन क्या है बच्चों, ए एन अपना 301, वी हैव रिटन 301 इज इक्वल टू ए है अपना 5 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, डी इज 6, वी हैव रिटन 6 है। ठीक है, चलो 5 ट्रांसफर कर देते हैं, 301 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, चलो अब 301 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, आएगा 296, 296 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। अब इस 6 को डिवाइड कर दो, तो 296 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1। क्लियर, अब देखना 6 से डिवाइड करना स्टार्ट करो, 6 4 जा 24, 5 बचा 56, 6 8 जा 50, 6 9 जा 54, तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कैसे लिखोगे, देखो 6 4 जा 24, 5 6 56, तो 6 9 जा 54, 2 बचेगा अपॉन 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1। कोई दिक्कत है बच्चों, अब सुनना मैं इसको रिड्यूस भी कर देता हूं, चलो 49 1/3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब as we can see that after adding 1 also it becomes 51/3। चलो तो मैं लिख देता हूं that n is equals to 51/3, ये वैल्यूज आ रही है ना। अगर n की वैल्यूज फ्रैक्शन में आ रही है, that means it should not be in the terms of fraction ना, ऐसा नहीं हो सकता ना 5.5 टर्म, 7.9 टर्म है ना, 2.53 टर्म, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो टर्म्स आएगी अपनी प्रॉपर टर्म ही आएगी, या तो टर्म होगी या फिर नहीं होगी, है ना। तो वी कैन सी दैट एज the 50th term of the given sequence exists over here and that is not equals to 301, and we can say that as the value of n is not an integer। ये लिख देते हैं, चलो इन फ्रैक्शन लिखना छोड़ो, we'll write is not an integer, not an integer, hence 301 is not a term of the given AP। ठीक है, तो जो आपको AP गिवन था उस AP की 301 तो ये टर्म नहीं है, किसी और AP की होगी, लेकिन इस AP की तो नहीं है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम है। आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो ध्यान से, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 डिजिट नंबर अपने स्टार्ट होते हैं 10 से और कहां तक जाते हैं 99 तक। ठीक है, 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक जाते हैं 2 डिजिट नंबर, क्योंकि 10 से पहले सारे 1 डिजिट नंबर और 99 के बाद सारे 3 डिजिट नंबर। क्लियर, तो अब देखना मुझे फाइंड आउट करना है कि 3 से स्टार्ट होने वाले, 3 से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर हैं जो 2 डिजिट में है। ठीक है, बहुत सारे नंबर है, स्टार्ट कहां से होता है, चलो 10 डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, 11 होता है, नहीं होता, 12 होता है। ठीक है, द फर्स्ट नंबर विच डिवाइड्स बाय 3 एंड दैट इज अ 2 डिजिट नंबर इज 12, है ना। अब लास्ट नंबर चेक करते हैं, 99 डिवाइड हो जाता है क्या 3 से, बिल्कुल डिवाइड हो जाता है। तो द लास्ट नंबर विच डिवाइड्स बाय 3 is 99। ठीक है, तो विल राइट 99 ओनली। सो वी स्टार्ट विद 12 एंड एंड विद 99। ध्यान से सुनना, दैट मीन्स द फर्स्ट नंबर, द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर विच डिवाइड्स बाय 3 is 12 and the last number which get divides by 3 is 99। Clear? Now we understood that the first number of an AP कैसे बना अभी बताता हूं। मान लो चलो मैं पहले AP बना देता हूं, तो फर्स्ट नंबर कितना आएगा बच्चों अपना 12, नेक्स्ट नंबर 15, नेक्स्ट नंबर 18, ऐसे से ऑन, लास्ट नंबर 99, है ना। ये सारे वो नंबर है जो किससे डिवाइड हो रहे हैं, जो डिवाइड हो रहे हैं 3 से, एंड ऑल ऑफ देम आर अ 2 डिजिट नंबर। क्लियर, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हियर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द नंबर। अगर हम ये पता कर लेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि यहां से लेके यहां तक कितनी नंबर ऑफ टर्म्स अवेलेबल है, दैट्स इट। अब मैं इसका यूज करके क्या करूंगा, क्या इसको मान सकते हैं फर्स्ट टर्म, क्या इसको मान सकते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, तो अगर मैं ये पता कर लूं कि यहां तक कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो क्या ये लास्ट टर्म ही, ध्यान से सुनना, यहां तक जितने नंबर ऑफ टर्म्स होगी क्या an ही लास्ट टर्म हो जाएगी। याद है बताया था मैंने, अगर n नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो an ही लास्ट टर्म हो जाती है। तो अगर मैं an को लास्ट टर्म अज्यूम कर लूं तो जिसका आंसर आएगा n वो नंबर ऑफ टर्म्स होगी। क्लियर, ओके, अज्यूमिंग दैट दिस इज द फर्स्ट टर्म। नाउ इफ यू से दैट द कॉमन डिफरेंस इज
positive 3. Am I doing something wrong? Obviously. If it is 12 and this is 15, the term are differ by 3, hence the common difference is 3. Clear? मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस 3 ही होगा, क्योंकि आफ्टर एवरी 3 टर्म्स वी आर गेटिंग अ टर्म विच इज डिविजिबल बाय 3. फाइन, ठीक है. अब देखना, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे समझ में आ गया दैट ए एन कैन बी कैलकुलेटेड एज ए प्लस एन माइनस 1 डी. यहां पर मैं सारी वैल्यूज प्लेस कर चुका हूं, है ना. अब मुझे फॉर्मूले में प्लेस करनी है, तो ए एन कितना है बच्चों? 99. फर्स्ट टर्म 12, एन माइनस 1 ये तो फाइंड ही करना है. कॉमन डिफरेंस इज 3. ठीक है, कॉमन डिफरेंस 3 आ गया, फर्स्ट टर्म 12 आ गई, लास्ट टर्म 99 आ गई. तो अब देखना कैसे सॉल्व करेंगे. 12 को ट्रांसफर कर देते हैं. 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3. 3 को डिवाइड कर दो. 87 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n माइनस 1. यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? समझ गए हो? आराम से समझ में आ गया. ध्यान से देखना, डिवाइड करेंगे यहां से कितना आएगा? 29 इज इक्वल टू n माइनस 1. अब मैं 1 ट्रांसफर कर देता हूं, तो 29 प्लस 1 इज इक्वल टू n, एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ n इज 30. ठीक है, तो अब कितनी ऐसी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी? ऐसी 30 टर्म्स होगी इन केस ऑफ 2 डिजिट व्हेन वी स्टार्ट विद 12 एंड विद 99 एंड 299 एंड वी आर गेटिंग 30 नंबर ऑफ टर्म्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3. एनी कंफ्यूजन क्लास? समझ गए? अब आप लिखोगे हेंस देयर आर 30 2-digit numbers that will divided by 3 या divisible by 3. ठीक है, एनी कंफ्यूजन? अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व द वैल्यूज? कैसे आंसर निकालेंगे हम? तो हम इसे ये भी पता कर सकते हैं एपी का यूज करके कि कितने 2-digit नंबर अवेलेबल हैं जो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रही हैं. अभी यहाँ पे मैंने 3 दिया तो आपने 3 निकाल लिया. अगर मैं 7 देता आप 7 निकाल लेते हैं, 12 देता आप 12 निकाल लेते हैं. ठीक है, तो वहाँ पर कॉमन डिफरेंस कंटिन्यूसली चेंज होता जाता. यहाँ कॉमन डिफरेंस 3 आया, वहाँ पर 7 आएगा, फिर 12 के केस में 12 आएगा. ठीक है, इसी तरह से यही सीक्वेंस यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आगे चले, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो बच्चों. फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट. आपके बार फ्रॉम द लास्ट मतलब लास्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है, फाइन. टू द एपी 10 7 4 एंड लास्ट टर्म इज -62. फाइन. सॉल्यूशन. वी नो दैट द फॉर्मूला सेज ln is equals to l minus n minus 1 d. ये अपने पास फॉर्मूला है ना. इसका यूज करके अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो अब मेरे पास में लास्ट टर्म, कहां से कौन सी टर्म निकालनी है? मुझे 11th टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट. तो L11 मुझे निकालना है, उसके लिए मुझे लास्ट टर्म चाहिए. लास्ट टर्म इज -62, मैंने प्लेस कर दिया. -n minus 1. अब मुझे डिफरेंस चाहिए. ध्यान से सुनना, यहां पर 10 minus 7 कितना आया डिफरेंस? ओके, जब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे द कॉमन डिफरेंस, वी नो दैट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे ना, तो A2 माइनस A1, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म. ठीक है, तो वी आर फाइंडिंग आउट टुवर्ड द फर्स्ट टर्म दिस वन, एंड यहां से अगर अपन लास्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे तो टुवर्ड द फर्स्ट टर्म ये डायरेक्शन जा रही है. तो ये वाली कौन सी होगी? ये डायरेक्शन होगी लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ. दैट्स व्हाई वी रिटर्न इट दैट वे. तो अगर मैं फर्स्ट टर्म लूंगा तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है ना. तो A2 माइनस A1 करेंगे तो यहाँ आया 7 माइनस 10. सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से कितना आया बच्चों? -3. अब ये जो AP में आ गया D इज इक्वल टू -3. अब ध्यान से देखना, जी ये जो वैल्यूज आ गई ये सेम टू सेम वैल्यू आप यहाँ प्लेस करोगे. क्यों यहाँ पे क्यों प्लेस करेंगे सर? साइन चेंज नहीं करेंगे क्या? यही मैंने आपको समझाया था, ध्यान रखना. अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया तो आपको साइन, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है. जो भी डी आ गया प्लेस कर दो एज इट इज, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पर साइन चेंज कर दिया है. अब आपका काम नहीं है ये, तो जो भी डी आ रहा है एज इट इज प्लेस करोगे. समझ गए? तो ध्यान से देखना, वी गॉट दिस वन इज -62 माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में क्या रखेंगे बच्चों? माइनस का 3 रखेंगे, डी आया एज इट इज रखेंगे. ठीक है, अब देखना, इट इज -62 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस n माइनस 1 और 3. ठीक है, सॉल्व करें. n की जगह रखेंगे 11, क्योंकि L11 फाइंड करना है. चलो प्लेस कर देते हैं. तो इट इज L11 इज इक्वल टू -62 और n की जगह 11 प्लस 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्लेस द साइन ओवर हियर एंड मेक इट पॉजिटिव. फाइन. -62, 11 माइनस 1 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30. -62 प्लस 30 -32, दैट्स L11 वी हैव. यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? दैट्स हाउ वी फाइंड आउट द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट. तो यहां से जो वैल्यूज आ रही है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, वी फिगर्ड आउट दैट वे.
है ना, कोई दिक्कत, पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म आ रहे हैं साइन चेंज होता जाएगा पॉजिटिव की तरफ। तो इसी तरह से मैंने फाइंड किया, तो आंसर साइन का नेगेटिव में आ रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, टर्म धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। क्यों इंक्रीज होती जा रही है? क्योंकि डी पॉजिटिव है। किस ऑर्डर में? जब हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। इधर से अगर आप फॉरवर्ड ऑर्डर में चलते हैं, दैट मीन्स अगर आप इसी ऑर्डर में चलते हैं तो टर्म्स कैसी होती जाती है? टर्म्स छोटी होती जाती है ना। तो लास्ट वाली टर्म अगर आप ध्यान से देखो तो -62 आई है सबसे छोटी टर्म। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं। इट सेज दैट इफ a sum of 1000 rupees invested at 8% simple interest per year, ठीक है, किस रेट से? R is equals to 8% के सिंपल इंटरेस्ट के रेट से हम डिपॉजिट करते जा रहे हैं। नाउ कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। फर्स्ट ईयर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड ईयर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, विल फिगर आउट, ठीक है। इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। ओके, ध्यान से सुनना। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या मुझे पता है कि फर्स्ट ईयर द अमाउंट दैट मीन्स द सम विच इज इन्वेस्टेड वी कॉल इट प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज एट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, है ना। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। उसके बाद मुझे चेक करना है कि क्या ये एपी बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो ऑन द फर्स्ट ईयर हाउ मच इंटरेस्ट आई एक्युमुलेट, द इंटरेस्ट बिकम्स प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। दिस इज व्हाट द वैल्यू वी कैलकुलेट। फाइन। तो फर्स्ट ईयर कितना आएगा बच्चों? फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट आएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना होगा? 1 ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर ही कैलकुलेट करना है। तो अब 2 zeros मल्टीप्लाई बाय 8 इज 80। तो इंटरेस्ट कितना आ गया ऑन द फर्स्ट ईयर? I1 लिख दो। ऑन द फर्स्ट ईयर आई गॉट 80 रुपीज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट सेज दैट इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, है ना। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे तो हमने फाइंड कर दिया, अब सेकंड ईयर के एंड की बात करते हैं। दैट मीन्स लेट्स से I2 ले लिया उसको मैंने, एंड आई हैव रिटन दैट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। प्रोसेस सेम है। क्या करना है मुझे? प्रिंसिपल रखना है 1000 बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, टाइम कितना? 2 इयर्स डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 गया, 8 2 16 मल्टीप्लाई बाय 10, 160 रुपीज। तो आफ्टर 2 इयर्स इट बिकम्स 160 रुपीज, आफ्टर 1 ईयर 80 रुपीज, आफ्टर 2 ईयर बिकम्स 160। ओके, उसके बाद आफ्टर 3 इयर्स, एट द एंड ऑफ 3 ईयर वी कैन से प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल सेम 1000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय रेट 8, टाइम इज 3 ईयर दिस टाइम 100, 20, 8 3 24 मल्टीप्लाई बाय 10, 240 रुपीज। तो फर्स्ट ईयर के एंड में 80 रुपीज, सेकेंड ईयर के एंड में 160 एंड थर्ड ईयर के एंड में 240। ये मेरे पास में 3 कंसेक्यूटिव वैल्यूज आ गई हैं। नाउ व्हाट आई विल डू, आई जस्ट प्लेस दोस वैल्यू ओवर हियर। तो अपने पास में फर्स्ट ईयर के एंड में 80, देन 160, देन 240। तो मेरे पास में 3 वैल्यूज आ गई हैं। अब जब मैंने 3 वैल्यूज को देखा तो ये सारी वैल्यूज कैसे बन रही है? एपी बन रही है क्या? ध्यान से देखो, इन दोनों का डिफरेंस 80, इन दोनों का डिफरेंस 80, कॉमन डिफरेंस सेम होती है, वी कैन से दैट दे आर एपी। देन वी कैन से दैट D1 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 एंड D2 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। वेरीफाई करने के लिए वी विल प्लेस D1 हियर, A2 160 माइनस 80, सबट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा 80। इधर से D2 इज 240 माइनस 160, सबट्रैक्ट करेंगे 80। तो D2 कितना आ गया बच्चों? D2 आ गया 80, और D1 कितना आ गया? D1 आ गया 80। तो D1 और D2 दोनों की वैल्यू सेम आ गई है। अगर ऐसा है विल राइट D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D इज इक्वल्स टू 80। तो इन दोनों की वैल्यूज इक्वल है बच्चों 80, एंड वी कैन से दैट इफ द कॉमन डिफरेंस आर इक्वल इट इज एन AP। तो आपसे 2 आंसर निकाल चुके हैं। each end of the each year we figured out what are the interest we getting. उसके बाद do these interest forms an AP? Yes, they do that. उसके बाद if so find the interest at the end of 30 year. We need to find out the interest at the end of 30 year. So how we'll do it? Let's just find out the interest after 30 year. Let's make it that way. So interest after 30 year, that means it's finding out the value of A30, है ना। तो we'll write it as A plus 29D, ये तो लिखेंगे A plus 29D, है ना। तो अब देखना A30 निकालना है मुझे बच्चों। तो A30 कितना आएगा? A30 आएगा A के लिए मैंने फर्स्ट लिखा 80 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय D। कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस भी 80 है, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना बच्चों। अब एक तरीका है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो उसके बाद इसमें 80 ऐड करो। मैं एक और तरीका बताता हूँ। क्या इन दोनों में से 80 कॉमन आ जाएगा? उसके बाद यहाँ पर 1, यहाँ पे 29, दोनों का सम 30 का सम 30 का मल्टीप्लीकेशन, नॉट सम एक्चुअली, 30 का मल्टीप्लीकेशन 80 के साथ, कितना आंसर आया? 8 3 24, 2400 इज द आंसर A30। सिंपल, ठीक है, समझ गए। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 80 ऐड कर दे तब भी ये आंसर आता। कैलकुलेशन इजी करनी है, एरर बचानी है, ध्यान रखना।
ठीक है। तो आप क्या करते हो, इन दोनों में से 80 कॉमन ले लोगे, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 29, सम अप करोगे 30 मल्टीप्लाई बाई 80 2400 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकंड, 29 19 इन द थर्ड एंड सो ऑन। देखना फर्स्ट वाली रो है, इसमें कितने प्लांट्स है बच्चों, इसमें अंदर है 21, देन 23, फर्स्ट वाले में 23 है, देन सेकंड वाले में है 21, देन है 19 एंड इस सो ऑन। लास्ट वाले में कितने बच्चों, लास्ट वाले में है 5 प्लांट्स है। ठीक है, व्हाट सेज दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर देयर। अब की बार एन पूछ रहा है कि कितनी रोज में यू विल गेट दिस वैल्यू हियर इन द एंड। तो अब ध्यान से देखना, फर्स्ट वाली रो वी हैव 23 प्लांट्स, देन 21 प्लांट्स, देन 19 प्लांट्स एंड सो ऑन, वी हैव रीच्ड टू 5। ठीक है, देख लो 23 21 19 एंड 5, तो दैट्स हाउ वी प्लेस द वैल्यू 23 21 19 एंड 5। ठीक है, लास्ट टर्म। अब मुझे पता करना है कि ये लास्ट टर्म कितनी टर्म्स के बाद आ जाएगी, तो एनी तो पूछ रहा है। तो अब देखना, वी गॉट फर्स्ट टर्म a1 एज 23, second term a2 as 21. If you want to find out the difference, that's common difference is a2 minus a1, that's 21 minus 23, answer is -2। तो d की वैल्यू कितने आ गई, -2। a1 यानी a फर्स्ट टर्म की वैल्यूज है मेरे पास में, d की वैल्यूज है मेरे पास में, n कितना है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म वो मुझे फाइंड करनी है, और an भी गिवन है। ठीक है, an कितना है, 5 है। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू। तो विल राइट an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d हियर। an कितना है बच्चों, an है 5, a कितना है बच्चों, a है 23, सो रिटर्न 23 हियर, n माइनस 1, n तो फाइंड नहीं करना, d के प्लेस पर रखेंगे -2। ठीक है, कोई दिक्कत, 23 को ट्रांसफर कर दो इधर, तो कैसे आएगा देखना, 5 माइनस 23 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट्स -18 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 -2। ठीक है, अब -2 को डिवाइड कर दो, तो इट्स -18 डिवाइडेड बाय -2 n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1 वी हैव। तो अब मैं ये वैल्यूज एज इट इज प्लेस कर देता हूं, माइनस से माइनस कट गया, 9 2 जा 9 डिवाइडेड, सॉरी 18 डिवाइडेड बाय 2 इज 9, n माइनस 1। अब मुझे n निकालना है, तो हम लास्ट में प्लेस कर देते हैं, इफ 9 is equals to n minus 1, then 9 plus 1 is equals to n, then 10 is equals to n। तो कितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रोज आर 10, तो आप लिखेंगे hence there are total 10 number of rows in the flower bed, ठीक है। सो देयर आर 10 नंबर ऑफ रोज इन द फ्लावर बेड अवेलेबल, दैट्स हाउ वी फिगर आउट द वैल्यू। कोई कंफ्यूजन है बच्चों, सारे एग्जांपल समझ में आ गए, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, जितने हमने कॉन्सेप्ट समझे थे वो समझ में आ गए। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इन सबको रिवाइज कर लेना है, और जैसे ही आप रिवाइज कर लोगे उसके बाद क्या करना है, रिवाइज करने के बाद एक्सरसाइज पे आना है ना। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में वील स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। अब एक छोटा सा असेसमेंट, तो जो हमने कवर किया एक बार उसको फिर से चेक कर लेते हैं। हमने कवर कर लिया nth टर्म ऑफ एन एपी, यस हमने कवर कर लिया। हमको पता है किसी भी एपी के अंदर अगर nth टर्म फाइंड करनी है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल मार दिए। उसके बाद n टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, अगर लास्ट से भी अगर आप n टर्म पूछोगे तो वो भी हम बता सकते हैं, फॉर्मूला भी कर लिया उसका और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब एक बहुत छोटा सा असेसमेंट है बच्चों, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और आप बहुत जल्दी आंसर दे दोगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एन एपी, इफ a is 28, d is -4, n is 7, that what is an। मैंने आपको बोला था ना 4 में से 3 वैल्यूज देगा, तो वी हैव द 3 वैल्यूज अवेलेबल। लेट्स स्टार्ट an, so it's an is equals to a plus n minus 1 d, we know the formula, let's start placing the values। तो अब an फाइंड करना है मुझे, a की वैल्यूज कितनी बच्चों, साफ साफ क्वेश्चन में गिवन है 28 प्लस n माइनस 1, n कितना है 7, 7 माइनस 1 करेंगे तो 6, और d कितना है -4, मल्टीप्लाई बाय -4, 6 4 जा 24, माइनस का 24, देन 28 माइनस 24 गिव्स अस 4, तो an कितना आ गया 4, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। If nth term from an AP 5 2 -1 -4 -7 is, तो nth term आपको फाइंड करनी है इसमें। अब यहाँ पे क्या आपको साफ साफ गिवन है कौन सा n नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड करनी नहीं गिवन है, तो आंसर आपका n की फॉर्म में आना चाहिए ना, क्योंकि n तो आपको पता ही नहीं है। देख लो सारे ऑप्शन n की फॉर्म में है। ठीक है, कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। तो वी आर राइटिंग an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, समझ गए। अब आप सोच रहे हो सर आप तो बोल रहे थे 4 में से 3 वैल्यू देगा, आपसे एक पूछ लेगा, आपको बतानी पड़ेगी, यहाँ पे तो 2 ही दी है, सिर्फ फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस वो भी हम फाइंड कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तभी तो जो आंसर है वो अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है।
यू आर गेटिंग द आंसर इन टर्म्स ऑफ n। जब तक आपको n नहीं मिलेगा तब तक एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा बच्चों, समझ गए? चलो ध्यान से देखो, तो अब an सॉल्व करेंगे, n सॉल्व करेंगे तो वी हैव a5 प्लस n-1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n-1, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा d, 2 - 5 -3। ठीक है, चलो प्लेस कर देते हैं। 5 ये माइनस में ले आया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 - 3। चलो तो वी हैव 5 - 3n एंड प्लस 3, 5 + 3 8 - 3n। तो मेरे पास जो an आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया 8 - 3n। समझ गए? अब ध्यान से देखना, इसी को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वेरीफाई करने के लिए क्या आपने आंसर सही निकाला है, क्या करोगे, n की प्लेस पे 1 रखो। जैसे 1 रखोगे तो 8 - 3 × 1 कितना हुआ, 8 - 3 5 आ गया फर्स्ट टर्म। n की प्लेस पे सेकंड रखोगे, सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 2 6, 8 - 6 2, 3 3 9, 8 - 9 -1। समझ गए? दैट्स हाउ वी कैन वेरीफाई द गिवन सीक्वेंस वी हैव फिगर्ड आउट इज एब्सोल्युटली राइट। 8 - 3n, ये रहा आंसर। समझ में आया कैसे वेरीफाई करते हैं आंसर को? जब आपको समझ में आ गया कि आपके पास ये आंसर है, उसको वेरीफाई करने के लिए आप n की प्लेस पे 1 2 3 4 प्लेस करोगे एंड यू विल गेट सेम AP। अगर आ रही है तो सही है, नहीं आ रही तो फिर से चेक करो क्या कैलकुलेशन एरर है। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से बच्चों। इट सेज दैट 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब की बार आपको टर्म फाइंड करनी है लास्ट से, तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, दैट मींस यू नीड टू फाइंड आउट L20। फॉर्मूला क्या होता है, L - n-1d। एब्सोल्युटली विल राइट L - n-1d। चलो L कितना है, वी हैव रिटन 253 -n - 1। n कितना बच्चों, 20। चलो 20 - 1 d क्या होगा देखना, इंक्रीजिंग वैल्यू है, पॉजिटिव d होगा। 3 + 5 8, 8 + 5 13, वी हैव रिटन 5 हियर। चलो तो 253 - 19, 19 × 5, 19 5 95 एंड 253 हियर। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बच्चों, आएगा 158। देखो सब्ट्रैक्ट कर लो इसको, 53 है ना, +5 और कर देंगे तो 58। चल ये मेरे पास 50 है, 158, ये आ गया सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है? सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, सारे आंसर भी समझ में आ गए। अब आपको क्या करना है, लास्ट में बस सारे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं एक एक क्वेश्चन को ढंग से चेक कर लो। सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आती है वी आर ऑलवेज देयर। आपके पास सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, गो थ्रू कर लो, आपको सब समझ में आ जाएगा, एक एक सॉल्यूशन अवेलेबल है। मूव करेंगे नेक्स्ट किस पे, एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर विल कम अप विद द एक्सरसाइज बच्चों। इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहोगे और एक एक वीडियो ध्यान से देखते रहोगे, सो दैट यू विल गो थ्रू एवरी कॉन्सेप्ट इन एवरी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।